प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बीडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तथा पीईटी एग्ज़ाम की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला मान सकते हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 25 से 30 प्रश्न प्रत्येक दिन करते हैं। यह वीडियो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ईगल बैच, जिस बैच में हम लोग ज्वाइन किए हैं। यह ईगल बैच आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आते हैं, जो आपके आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है। आपको बताना है कि किस विकल्प में ऐसा दिया गया है कि जिसके जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है। अमीनो एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। अब बताना अमीनो एसिड से क्या बनता है। अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो चीज़ें हम प्रोटीन की खाएंगे उससे हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन टूट करके किस में बदल जाती है, अमीनो एसिड। जो चीज़ जिससे मिल करके बना होता है वह उसी में टूट जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलेगी। अब जब प्रोटीन टूटेगी और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता भी है, ठीक है। टोटल हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड कहते हैं, 10 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं। देख लेते हैं क्या है। हमारे शरीर में अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक क्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण में कार्य में मदद करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। कह रहा है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, आपको ये बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अब आगे बढ़ जाएं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है तो बात यह आती है विटामिन ए को क्या कहते हैं, डी, और इसको क्या कहते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। यह दूसरे में देखने में श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसका अंग्रेजी नाम एस्कॉर्बी नामक रोग, इसका अंग्रेजी नाम स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी नामक रोग होने के लिए ये जरूरी होता है। विटामिन सी के अभाव में क्या हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी में कई हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। आप जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए, डी, ई और के है। ए, डी, ई और के है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाएगा पानी में घुलने वाली विटामिन का नाम बताएं, तो आप कहेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। और जब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे विटामिन का नाम बताएं जो वसा में घुलती है, तो आप कहेंगे ए, डी, ई और के, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH, ठीक, COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं, उसे बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हों उसे बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्जिनिन, लाइसिन तथा हिस्टिडीन नामक अमीनो एसिड आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जिसमें COOH के जगह पे क्या हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, उसे बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। कह रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है कौन, नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला आवश्यक खनिज आहार है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, जस्ता आदि शामिल हैं। कौन शामिल हैं, फिर से देखते हैं। सूक्ष्म तत्वों के आहार में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, जस्ता आदि शामिल हैं। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। आपको बताना है खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो उनको बताइए कौन से विटामिन ऐसे हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जल्दी से बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल्दी से बता दीजिए कौन से हैं।
तो यहाँ देखेंगे खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते वक्त यह शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी सब्जियों में मौजूद विटामिन सी नष्ट होने लगते हैं। विटामिन सी को वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कह रहे खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी के एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते हैं, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते वक्त यह शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी मौजूद विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, और इससे जो रोग होता है उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है? दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो बताइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस में है? थर्मोप्लास्टिक होती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थर्मोसेटिक प्लास्टिक उपस्थित है। तो आप बताएंगे यहाँ पे बेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन ये दोनों ऐसी हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और इपॉक्सी रेजिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर टूट जाते हैं। इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प के से किया जाता है? कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण काठ की लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी जिसे वुड पल्प कहते हैं से किया जाता है? तो यहाँ 4 कपड़ों के नाम दिए गए हैं। पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, रेयान है। तो आपको बताना कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। रेयान का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों में किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और न ही एक प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कस रेयान या कृत्रिम रेयान आर्ट सिल्क के नाम से जाना जाता है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वह प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है। प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, धोने पर व्यवस्थित रखने में आसान होता है। सब कुछ सही, लेकिन उसकी तुलना में कम टिकाऊ होता है। ये आपका सही आंसर। पूछ रहा कौन गलत है, गलत बताना है। तो कह रहा प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक फाइबर से यह ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है और धोने पर व्यवस्थित रखने में आसान होता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक फाइबर से सस्ता और सशक्त होता है तथा प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ भी होता है। सिंथेटिक फाइबर को धोने और व्यवस्थित रखने में आसानी होती है। सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेसे, जीवाश्म ईंधनों, पेट्रोलियम आदि से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? कह रहा है किस तापमान पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीएड में, टेट में, बीडीओ में, एसआई में कई बार पूछा गया। तो ये प्रश्न याद रख लीजिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। घनत्व अधिकतम होगा और आयतन क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। ऐसे पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, चूँकि पानी में लोन पेयर पाया जाता है। जब उसका आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें लोन पेयर पाया जाता है, तो उसके बारे में कभी हम केमिस्ट्री की क्लास में चर्चा करेंगे। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कह रहा 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं।
सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की मुख्य भूमिका होती है। द्रव, ठोस और गैसों के अणुओं को परस्पर मिल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसके पदार्थों को स्वाभाविक बहाव से सांद्रण का अंतर कम होता जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करिए, ईगल पॉइंट का मतलब है, ईगल बैच का मतलब है कि हम यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे। ईगल बहुत तेज़ दौड़ती है, आप जानते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ कवर करना है। यहाँ पे नहीं कि हमको यहाँ पे एकदम बैठे रहना है, हाँ एक एक क्वेश्चन के लिए हमने पीईटी की क्लास स्टार्ट की है, उसमें हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, एक एक टॉपिक पे आपको टाइम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस हमको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आप बहुत तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुलेट ट्रेन की तरह भागेंगे, यहाँ रुकने वाले नहीं। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। ठोसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सही है? कह रहा है ठोसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सही है? तो इसका जो होता है निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है। निश्चित आकार और निश्चित संरचना होती है ठोस की। ठोस वस्तु का आकार एवं मात्रा निश्चित होता है। ए निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इनमें अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। इनमें अंतरा आणविक प्रबल होते हैं, यानी बहुत ताकतवर होते हैं, तथा इनके अवयविक कणों, परमाणुओं, अणुओं और आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों की ओर दोलन कर सकते हैं। इसे असंपीड्य और कठोर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन सा है? कह रहा है नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन सा है? तो वो आपका टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन है? टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मौजूद मुख्य एसिड है। टमाटर विटामिन सी का स्रोत है, परंतु पकने पर विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती, जबकि ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती। कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मौजूद मुख्य एसिड है, बट टमाटर विटामिन सी का स्रोत है, परंतु पकने पर टमाटर में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। कह रहा है एक दुर्बल एसिड है और एक प्रबल क्षार है, उसके बीच मिलकर के बने जो तत्व बनेगा उसमें नमक का पीएच मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे होगा वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच मान 10 हो सकता है। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता का एक माप है। पीएच का परास 0 से लेकर के 14 तक होता है। अम्लीय विलयन का मान 7, क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का मान 7 होता है। कह रहा 7 से कम अगर है तो वो कौन है? अम्लीय विलयन है, यानी एसिड। 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा क्षार बेसिक और 7 पे ही है रुका है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, जैसे पानी होता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? कह रहा है कौन सा ऐसा उद्योग है जहां पे वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है? 4 यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं। शीशे के उद्योग में किया जाता है, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, पानी के अस्थायी खारेपन को हटाने के लिए चूना पत्थर डाला जाता था, यानी वॉशिंग सोडा डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो कह रहा है कहाँ नहीं करते हैं? रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने जैसे घरेलू उद्देश्य के लिए सफाई के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए या कांच, साबुन और कागज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह बोरेक्स और सोडियम यौगिक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोपेंटिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया? तो आपको बताना किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? स्क्लमबर्गर साउंडिंग। कौन सी है? स्क्लमबर्गर साउंडिंग है। ठीक है, भूतापी सर्वेक्षण पूर्वेक्षण में इस स्क्लमबर्गर साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया। भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी से संग्रहित ताप
से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पादन होता है। भूतापीय ऊर्जा प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणी और पर्यावरण के अनुकूल है। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? कह रहा है किस विकल्प को शामिल किया गया हाल ही में, तो आपको बताना है किस विकल्प को शामिल किया गया है। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपायों में हाल ही में टेम साउंडिंग को शामिल किया गया है। क्षणिक विद्युत चुंबकीय टेम ध्वनि प्रौद्योगिकी प्रतिरोधक क्षेत्रों का पता लगाने में अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। भूगत परतों की विद्युत प्रतिरोधकता को कई सौ मीटर की गहराई तक TEM का प्रयोग करके मापा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी? कह रहा सबसे पहले कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंटरनेट सेवा शुरू की थी? तो वो है ICICI बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, ICICI बैंक। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश ICICI बैंक में 1998 में की गई थी। ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कारू कहाँ पे है? इनसेट 2 इसरो द्वारा निर्मित इनसेट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। इनसेट 2E उपग्रह 19 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ फिर से देखिएगा, यहाँ कई चीज़ें। इनसेट 2E उपग्रह 19 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? कह रहा भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया? आपको बताना किस अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया। गेहूं और चावल का। तो गेहूं और चावल का, जैसा कि आप जानते हैं, जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग कहते हैं, और भारत में जो है उनको क्या कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन कहते हैं। एमएस स्वामीनाथन कहते हैं, ये भारत के हरित क्रांति के जनक है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित और वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? कौन सा ऐसा पौधा है? तो उसे आपको बताना है। BT कपास है, बैसिलस थोरेंजेंसिस, और आगे क्या है? कपास है। कपास की फसल के लिए बैसिलस थोरेंजेंसिस नामक उसमें जीवाणु डाला जाता है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट कर देता है। BT कपास भारत में आनुवंशिक तौर से संशोधित, यानी इसे GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया है। GMO को आप क्या कहते हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव भी कहा जाता है। वाणिज्यिक तौर पर डिजाइन सर्वप्रथम पौधा है, यह मॉन्सेंटो नामक कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया था। महाराष्ट्र के मेहको नामक कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी इसकी आपूर्ति करती है। आनुवंशिक संशोधित फसल वे फसल हैं जिसको आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव किए जाते हैं, अर्थात ऐसी फसलों की उत्पत्ति इसकी बनावट में आनुवंशिकी रूपांतरण से की जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए। आजमगढ़ का जिला। कौन जिला? आजमगढ़ जिला जो है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम साहब ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर
94 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया था। 1994 को आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया था। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, आजमगढ़ जिले में 7 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में यहीं तक 21 प्रश्न शामिल किए गए थे इस श्रृंखला में। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ईगल बैच में इससे कम स्पीड की आप तुलना ना करें। मैं कहूँगा कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो स्पीड को बहुत स्लो कर दी जाएगी, आपको जितना कहेंगे उतना स्लो कर दिया जाएगा, लेकिन तब बहुत टाइम टेकन होगा। इसमें क्या होगा, 20 से 25 मिनट में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं और आपको बहुत सारा लाभ भी मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।